आपकी जो रैली हुई है चलो मुंबई, तो उसमें आपको कितने परसेंट मतलब रिजल्ट क्या रहा है लोगों के ऊपर या प्रशासन के ऊपर, उसका क्या असर रहा है? पर सर अभी कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, जैसा कि ये आरक्षण का जो मामला है, ये इसी वक्त में क्यों उठ रहा है कि इलेक्शन करीब में है, आरक्षण मिल जाता है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये एक आवाम के फेवर में ये चीज़ की गई है या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है एमआईएम पार्टी की एक अच्छी छवि साबित करने के लिए? सिर्फ एक जुमला जो कहते हैं, ये एक जुमला तो नहीं है सब? कहीं कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि भाई ना आरक्षण मिलेगा ना हम इलेक्शन छोड़ेंगे, ये बात कहीं आई? तो मेरा सवाल वही था, ये पॉलिटिकल स्टंट है क्या सर? काफ़ी युवा आपसे प्रभावित होकर आपको फॉलो करते हैं। जो आज का जो माहौल हो गया है, जैसा हैदराबाद में आरक्षण नहीं है तो आपकी पार्टी बिलोंग हैदराबाद से ही करती है एमएम, तो वहाँ पर ये चीज़ की आवाज़ क्यों नहीं होती? आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र स्टूडियो में। आज हमारे साथ औरंगाबाद की बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है, जनाब समीर साजिद साहब, जो एआईएमआईएम से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि आज का जो माहौल है, जो एक युवाओं को लेकर, जो एमआईएम पार्टी के आगे के फैसले हैं उसको लेकर, जानते हैं समीर साजिद साहब से कि उनके आगे फ्यूचर में क्या प्लान है। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र स्टूडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपसे मुलाकात हुई और आप हमारे दारुस्सलाम पर आए और हमारा जो है तो इंटरव्यू ले रहे हैं। आगे के प्लान्स तो सबसे पहले यही है कि जो तिरंगा रैली, जो मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से जो हम लोगों ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ऐलान किया था, इंशाल्लाह उस जंग को हम सेकंड स्टेज पर भी लेके जाएंगे। जैसे भी आगे चल के इम्तियाज़ जलील साहब का फैसला होगा, इंशाल्लाह उसको लब्बैक कह के मुस्लिम रिजर्वेशन का जो टॉपिक है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये जंग जारी थी, जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। साहब ये आपकी जो रैली हुई है चलो मुंबई, तो उसमें आपको कितने परसेंट मतलब सक्सेस हुआ है, क्या रहा है उसका रिजल्ट, क्या रहा है लोगों के ऊपर या प्रशासन के ऊपर, उसका क्या असर रहा है? प्रशासन के ऊपर यह असर रहा कि औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक हर चप्पे पे पुलिस थी, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पुलिस थी। जहाँ पे भी हम लोग जो है तो हमारी टर्निंग पॉइंट थे वहाँ पर पुलिस थी। एक दिन के लिए ही सही पूरी महाराष्ट्र की पुलिस जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के इस तिरंगा रैली को जो है तो रोकने की कोशिश की गई, हमको हर जगह पे अड़ाने की कोशिश की गई। मगर मैं सलाम करता हूँ जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की जो है तो सदारत को कि उन्होंने हमको यहाँ से औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक सबसे आगे उनकी गाड़ी थी। जहाँ पे भी पुलिस हमको रोकती, सबसे आगे इम्तियाज़ जलील साहब मौजूद होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने कहा था हम लोग मुंबई पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रैली किस तरीके से सक्सेसफुल रही ये तो आप बेहतर जानते और आवाम बेहतर जानती, क्योंकि हम लोग तो गाड़ी में बैठे हुए थे, सफ़र कर रहे थे। बाद में जो विजुअल्स आए वो देख के अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुशी होती कि भाई हमारी मेहनत ने रंग लाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहब जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा, पर सर अभी कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, जो आरक्षण को मतलब कैंसिल किया गया है, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा, कुछ भी हो कम से कम आप इलेक्शन तो कंडक्ट कर लीजिए। विदाउट ओबीसी ही सही, आप इलेक्शन तो कंडक्ट कर लीजिए। पिछले 2 साल से औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर जो है तो जनरल बॉडी नहीं है, कॉर्पोरेटर नहीं है। आवाम के जो मसले मसाइल थे ये बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे कमिश्नर साहब है वो एसी वाले कमिश्नर साहब है, रोड वाले तो है नहीं कि आके जो है तो पब्लिक के मसाइब को सुन के जो है तो कुछ हल करने की कोशिश करें। बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। उसी में से एक गौर व फिक्र की बात ये भी है कि भाई कई सारे धांधलियाँ, कई सारे चोरियाँ जो है तो इस कोविड के दौरान के अंदर हुई है। अगर जनरल बॉडी होती, कॉर्पोरेटर्स होते तो ये नहीं हो पाता। मगर आने वाले वक्त के अंदर जैसे ही जब जनरल बॉडी इलेक्शंस होंगे, कॉर्पोरेटर्स चुन के जाएंगे, तो सारी धांधली, सारी चोरी इंशाल्लाह सबके सामने लेके आने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सब जैसा कि ये आरक्षण का जो मामला है, ये इसी वक्त में क्यों उठ रहा है कि इलेक्शन करीब में है? तो कहीं जो एमआईएम का एक फैसला रहा है कि हम अगर आरक्षण मिल जाता है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ये एक आवाम के फेवर में ये चीज़ की गई है या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है कि लोगों के दिलों में एक जगह बनाने के लिए, एमआईएम पार्टी की एक अच्छी छवि साबित करने के लिए? सिर्फ एक जुमला जो कहते हैं, ये एक जुमला तो नहीं है सब? जितने भी महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनसे कहिए कि आप लोग जो है तो अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या आप इलेक्शन से बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं? कोई एक पार्टी बता दीजिए जो ये स्टैंड लेके बता दे।
मेरे क़ायद ने जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने ये फ़ैसला किया था कि अगर इस हुकूमत ने मुसलमानों को उनका हक़ दे दिया, उनको 5% रिजर्वेशन अगर दे दिया तो हम लोग जो है तो आने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पूरे महाराष्ट्र में। नहीं तो कहीं ना कहीं ये बात तो ये तो इनके लिए चॉकलेट है ना, ये तो इनके लिए ऐसा है गुलाब जामुन वाली बात हो गई कि आप दे दो और मजलिस को साइड में कर दो। आपने अगर हमारे को म्यूनसिपल इलेक्शन से साइड लाइन कर दिया तो हमारी क़यादत तक बहुत हद तक दब जाएंगी। कहीं कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि भाई ना आरक्षण मिलेगा ना हम इलेक्शन छोड़ेंगे, ये बात कहीं आई? आरक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, इम्तियाज़ जलील साहब इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। उन्होंने ये ज़बान दे दी है पूरे प्रेस के सामने कि आने वाले इलेक्शन से पहले, अगर आने वाले ये सत्र के अंदर जो अभी चालू है, जो अभी सत्र मंत्रालय का असेंबली का चालू है, अगर उसके अंदर इन्होंने बिल लेकर आ गए तो हम इलेक्शन से साइड लाइन हो जाएंगे। हमारी बात के ऊपर हम अभी भी अटल है ना। अभी तो असेंबली है जो अभी जो है तो सेशन चालू हो गया है ना, अभी इन्होंने बिल लेकर आ जाना और हम लोग जो है तो इलेक्शन से बॉयकॉट हो जाते हैं। नहीं, मेरा सवाल वही था, ये पॉलिटिकल स्टंट है क्या सर? पॉलिटिकल स्टंट होता तो हम लोग ये थोड़ी कहते कि अगर आप आरक्षण दे दिए तो हम इलेक्शन नहीं लड़ते। अबे आपके द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, अब आपके हाथ में फैसला है। आप एक दिन के अंदर भी जो है तो कानून लेके आ सकते और मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकते, इससे फायदा आपका ही है। अब हमारा तो फ़ायदा है ही, हमारा फ़ायदा ये है कि हमारी कौम को, हमारी जमात को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाएगा और आने वाले वक्त में हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे। इस हमारे बच्चों की जो एजुकेशन के तालीम के लिए जो हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, अगर आप वो रिजर्वेशन दे दे तो हम इलेक्शन से हट जाते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और वैसे ही साहब जैसा आप एक युवा चेहरा है औरंगाबाद का, काफ़ी युवा आपसे प्रभावित होकर आपको फॉलो करते हैं। जो आज का जो माहौल हो गया है, जो एक नशे में काफ़ी न्यू जनरेशन नशे में अंदर डूब गई है और रातों का जागना, ये चीज़ कहाँ तक सही है? इसको खास मुस्लिम के लिए भी नहीं बोला जाएगा, पूरी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ काफ़ी आम हो गई है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे औरंगाबाद के कमिश्नर साहब को कि हाल ही के दिनों में उन्होंने बड़ी अच्छी एक मुहिम चलाई और नशे के ताल्लुक से कई सारे जो है तो रैकेट्स को पकड़ा गया है। हमारे बेगमपुरे के पीआई साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए थोड़े एफ़र्ट्स लिए हैं, मगर ये एफ़र्ट्स थोड़े और होना चाहिए, थोड़ी और कोशिशें होना चाहिए। और ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं ये अपील करूँगा कि नशा करना है आपको तो इबादत का नशा करिएगा, अगर आपको नशा करना है तो तालीम का नशा करिएगा, अगर नशा करना है तो माँ बाप से मोहब्बत का नशा करिएगा। और दूसरे नशों में कोई जान नहीं है, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़राब करने का एक ज़रिया बन सकता है आपके लिए। मैं तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बनाइएगा कि वो आप किसी के लिए आप एक आइडल बने। कोशिश ये करिएगा कि आपके भाई, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आपको देख के खुश हो और आप उनके आइडल बने। ऐसी कुछ कोशिश करिएगा, बाकी दूसरे नशे में पड़ के जो है तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिएगा। ये ज़िंदगी अल्लाह ने जो हमको दी है, हमको हर चीज़ का हिसाब देना है, हमने इस ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा है इसका भी हिसाब देना है। तो मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि नशा करना है तो कुछ अच्छा नशा करिएगा, इबादत का नशा करिएगा। अब आरक्षण को लेकर एक जहन बात है, जैसे हैदराबाद में आरक्षण नहीं है तो आपकी पार्टी बिलोंग हैदराबाद से ही करती है एएमएम, तो वहाँ पर ये चीज़ की आवाज़ क्यों नहीं होती? हैदराबाद के अंदर देखिए, वहाँ और यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे तो हमारी जमात की वजह से हर जो नई बच्ची की शादी होती है वो बच्ची को जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। वहाँ पे जो मुस्लिम कोटे का रिजर्वेशन का जो पैसा है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जितना देती है उससे 4 पर ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ में हैदराबाद और महाराष्ट्र का कंपैरिजन क्यों? हम महाराष्ट्रन है ना, हम महाराष्ट्र की बात पहले करें। भले ही मेरी पार्टी हैदराबाद की है तो एनसीपी कहाँ की है, कांग्रेस कहाँ की है, बीजेपी कहाँ की है, शिवसेना कहाँ की है? सब महाराष्ट्र नहीं है क्या? रूट्स कहीं के हैं ना। आप बोल सकते क्या दावे से कि एनसीपी के अंदर आरएसएस के और बीजेपी के लोग नहीं हैं? क्या आप बोल सकते कांग्रेस के अंदर नहीं है? ये तो कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों वही जमात है ना जिसने मुसलमानों को 75 साल में सिर्फ ज़मीन में धंसाने का काम किए। जितने भी मुसलमानों के खिलाफ केसेस बने, जितने भी जो है तो नए नए एक्ट्स बने जिससे मुसलमान बच्चों को मुस्तकबिल को तबाह किया गया, चाहे वो मौका हो चाहे वो ताड़ा हो, ये किसके ज़माने में बनाया गया? ये कानून कांग्रेस और एनसीपी के ज़माने में बनाया गया। और आज ये कहना कि हमारी जमात यहाँ की, हमारी जमात वहाँ की, तो सोनिया गांधी क्या औरंगाबाद की है कि महाराष्ट्र की है? क्या राहुल बाबा महाराष्ट्र के है? सबको चॉकलेट देना और अपने धंधे निकाल के लेना, ये कोई तरीका हुआ क्या? तो और सब एक सवाल मेरा ऐसा था, जो औरंगाबाद की जो युवा है
जो बेकारी काफ़ी बढ़ी हुई है, जॉबलेस बहुत सारे लोग हैं, तो इसको लेकर जैसा हमारे पास खासदार है एमएमएम से, तो आपकी पार्टी ने इसको लेकर कितना काम किया है, कितने लोगों को जॉब्स मिले हैं? देखिए, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस के ऊपर, उनके हेल्प डेस्क के ऊपर बच्चों के लिए जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर जॉब्स के लिए बहुत बड़े हम लोगों ने मुहिम चलाई थी। एक बहुत बड़ा वहाँ पे जो है तो हम लोगों ने कैंप सेटअप किया था। अलग अलग कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वो जो है तो ऑफिस के अंदर उनके साहब के पास बैठते थे और वो बच्चों का इंटरव्यूज़ लेते थे। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा बच्चों को खासदार साहब ने नौकरी के ऊपर लगाया है। और मजलिस का काम ही ये रहा है हमेशा से, जब से इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत औरंगाबाद में ज़िंदा हुई है, तो हम लोगों ने हर बार अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए। कि अभी कभी हम लोगों ने गुंठेवारी के कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, कभी हम लोगों ने जो है तो इलेक्शन कार्ड के कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, कभी हम लोगों ने नौकरी के ताल्लुक से इंडस्ट्रीज़ के लोगों को बुलाकर कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, कभी हम लोगों ने जो है तो एक प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र चलता है उसके कैंप दारुल के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किए, ताकि हमारे बच्चों को हम लोग जो है तो सिखा सके। स्किल डेवलपमेंट के हम लोगों ने प्रोग्राम्स लिए, स्किल डेवलपमेंट के हम लोगों ने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवा के दी। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस के ऊपर पिछले 7 साल से सिलाई मशीन का कोर्स चलता है और हर जो है तो 2-3 महीने के अंदर जो है तो बच्चों को वहाँ पर सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और बच्चों को सर्टिफिकेट्स के साथ साथ जो है तो सिलाई मशीन भी इम्तियाज़ जलील साहब उनके खर्चे पे देते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं आवाम के बीच में पहुँचने की, उनके मसाइल को हल करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वक्त होता था कि घाटी के अंदर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने घाटी के अंदर इतनी मेहनत की है कि घाटी के अंदर कोई हमारे ज़िले का अगर पेशेंट आता है या बाहर का भी पेशेंट आता है और वो हम लोग से रब्ता करता है, हमारा इमरान सालार से रब्ता करता है, हमारा राफे भाई से या हमारे हाशम चौक से रब्ता करता है, तो हम लोग घाटी के अंदर उनके एडमिशन से लेकर उनके डिस्चार्ज तक पूरी उनकी हम लोग मदद करते हैं। यही नहीं, घाटी हॉस्पिटल ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम पेशेंट्स की मदद करते। किस तरीके से मदद करते कि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स चलते। फॉर एग्जांपल एक स्कीम ऐसी है कि MJPJY महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है। इस योजना के तहत हर पेशेंट को 1.5 लाख तक का लाभ मिलता, 1.5 लाख तक का उसका फ्री में जो है तो उसका इलाज होता। और ये स्कीम ऑलमोस्ट जो है तो 48 हॉस्पिटल्स है अपने पूरे ज़िले के अंदर, 48 हॉस्पिटल्स के अंदर जो है तो ये स्कीम्स लागू है। ये स्कीम बजाज के अंदर भी है, ये MGM के अंदर भी है, हेडगेवार में भी है, सिग्मा में भी है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है सभी हॉस्पिटल्स के अंदर ये स्कीम्स है। और ये स्कीम्स तो सर पहले से भी है ना, जैसा आप बता रहे हैं, कांग्रेस के दौर से भी ये स्कीमें चली आ रही है। बिल्कुल, देखिए पहले के दौर में ऐसा था, आपने कभी सुने थे क्या 2014 से पहले कि भाई MJPJY नाम की कोई स्कीम है, या आपने कभी ऐसा देखे थे कि भाई ये स्कीम आम लोगों के बीच में पहुंच जा रही? सर आज ज़्यादातर इलाज राजीव गांधी योजना के तहत होती है, तो वो तो सर काफ़ी पुरानी योजना है ना। योजनाएं काफ़ी सारी है, मगर ये योजनाओं को ज़मीन पे उतारने की, ये योजनाओं का आवाम तक मैसेज पहुंचाने की, कि आवाम को ये पता ही नहीं था कि ऐसी कोई योजना होती है। हम लोगों ने इसके अंदर ये किया है कि हम लोगों ने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने मेडिकल टीम बनाई है। ये मेडिकल टीम का काम ही ये होता है कि हर हॉस्पिटल के अंदर अपने बंदे मौजूद हो और जो अपने पेशेंट्स हो या पेशेंट्स के रिलेटिव जो हमसे रब्ता करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनके पेशेंट का इलाज जो है तो मुफ्त में करवा के दे, या कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत करवा के दे, या किसी NGO के तहत करवा के दे, और कम से कम उस पेशेंट का इलाज हो। बहुत ही अच्छी सोच है सर आपकी, अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें। हमको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। तो ये थे हमारे समीर साजिद साहब, और ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए, ऐसे ही और न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।